नमस्कार जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। थैंक यू। यस सर, क्लियर। ठीक है। यस सर। हाँ, ओके ओके जी, थैंक यू। अगर बाकी लोग तो जितने भी लोग वीडियो ऑन करने में कंफर्टेबल है तो कर लीजिए, थोड़ा इंटरेक्शन अच्छा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप में से लगभग सभी को बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी तो आती है ना? जी, ठीक है सर मैं प्रयाग में हूँ। जी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बहुत शोर मच रहा है, हाँ, तो आवाज आप म्यूट। बहुत हाँ, ज्यादा हो रही है, तो आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, आप म्यूट रखिए, आपको बाकी बाद में जो है हो जाएगा क्लियर। ठीक है ना? चलिए, अच्छी बात है। और लास्ट वाले वेबिनार से कौन कौन है? कोई है अभी यहाँ पे? ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि शनि जो है कौन सी राशि में उच्च का होता है? कुंभ। ये सर तुला। हाँ, तुला में कुंभ का तुला में जो है उच्च का होता है। ठीक है। और शुक्र कहाँ उच्च का होता है? मीन। मीन राशि। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आज के जो है सेशन हमारा स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही ना आपको? जी सर। ठीक है। देखिए, आज का जो हमारा वेबिनार है ना, इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो जैसे होता है ना कि आपको एस्ट्रोलॉजी तो आ गई, ठीक है, बेसिक आ गई, बट प्रिडिक्शन करना जो है मुश्किल होता है। तो मैं आपको कुछ एक दो सिंपल सिंपल से ऐसे मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि प्रिडिक्शन करना थोड़ा आसान होता है, मुश्किल नहीं होता। ठीक है। जैसे एक कुंडली हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम लगन वगैरह नहीं लिख रहे, बड़ा सिंपल रखेंगे इसको। मुझे एक बात बताइए, ये फर्स्ट हाउस होता है ना, प्रथम भाव, इसको हम क्या बोलते हैं? लगन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, आप में से कोई भी अनम्यूट करके, कि सुख भाव कौन सा होता है? चतुर्थ भाव। ठीक है, ये हो गया आपका सुख भाव, है ना? ओके, और कलत्र भाव कौन सा होता है? स्पाउस का, मतलब वाइफ का, हस्बैंड का। सेवेंथ हाउस। ठीक है, ये हो गया आपका स्पाउस। और कर्म भाव कौन सा होता है? 10th। ये हो गया आपका कर्म। ठीक है। अब आप छोटा सा एक चीज को समझिएगा कि अगर लगन से चौथा भाव सुख का होता है, ठीक है, यानी कि किसी भी भाव से वहां से चौथा भाव उसके सुख का होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं?
आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोबारा बोलना है तो आप वो भी बता दीजिए। हाँ सर, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने नेटवर्क कहा कि जैसे लगन है ना, ये लगन से जो है चौथा भाव सुख का हो गया। आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अब आ रही है सर, बीच में थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ था। ओके। मैंने कहा कि लगन से चौथा भाव सुख का होता है ना? तो क्या अगर मैं ऐसा कहूं कि किसी भी भाव से उसका चौथा भाव जो होगा वो उस भाव के सुख को दिखाएगा, तो क्या ये गलत है? नहीं सर, सही है ये। सही है ना? ओके। यानी कि ये जो है आपका सुख है, ठीक है? ये जो आपका सुख है, ये किस भाव से कर्म भाव बनता है? ये 7 से 10 आएगा सर। 7 से। हाँ, 7 से ये आपका दशम भाव बन गया, है ना? यानी कि लगन से जो दशम भाव होगा वो आपका कर्म, और 7 से जो दशम भाव होगा वो आपके पार्टनर का कर्म, ठीक है? अब अगर हम इसको इस नजर से देखें कि जो आपका सुख है वो आपके पार्टनर का कर्म है, और जो आपका कर्म है वो आपके पार्टनर का सुख है। आप समझ रहे हैं? जी सर। ठीक है। तो अब मान लीजिए किसी के शादीशुदा जीवन में संघर्ष है, ठीक है, और चौथे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है, ठीक है, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि, है ना, ये क्रूर ग्रह होते हैं ना। तो इनमें से कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है या एक से ज्यादा ग्रह बैठे हैं, ठीक है, तो क्या आप सामने वाले को ये आसानी से बता सकते हो कि आपके पार्टनर के कर्मों की वजह से आपका सुख कम है? हेलो? यस सर, बोल तो सकते हैं, हम्म। लेकिन खुद के भी कर्म बहुत इंसान के मैटर कर जाते हैं उस हाँ, जगह। अभी देखो, ये किसके हैं? ये नेटिव के अपने कर्म है, जातक के ये अपने खुद के कर्म है। अगर उसके कर्मों में कहीं से भी कोई भी दोष होगा तो किसका सुख खराब होगा? आपके पार्टनर का, है ना? और अगर हम यहां से एक स्टेप और ऊपर चले तो ये आपके जो है मदर का भी घर होता है ना, चौथा भाव। आवाज आ रही है मेरी? चौथा भाव हमारी माँ का भी होता है ना। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, चौथा भाव माँ का भी होता है। तो चौथे से चौथा क्या हुआ? आपके मदर का सुख, यस सर। ठीक है। तो अगर किसी के सप्तम भाव में कोई भी क्रूर ग्रह आ गया तो किसके सुख में कमी आई? मदर के सुख के। मदर के सुख में कमी आई, ठीक है ना? तो यहां से आप ये भी बता सकते हो कि आपकी मदर जो है वो आपके कंपैरेटिवली ज्यादा दुखी है आपके पार्टनर से। देखिए, मेरे कहने का जो मतलब है ना वो बड़ा छोटा सा और सिंपल सा ये है कि ये जो भाव है इनको हम बोलते हैं केंद्र भाव, ठीक है। तो केंद्र जो होता है ना वो किसी भी चीज का आधार होता है, ठीक है। तो अगर इसको हमारे शास्त्रों में केंद्र भाव बोला गया है तो वो जो केंद्र है ना इसकी कोई भूमिका होगी, इसीलिए उसको केंद्र बोला गया है, ठीक है ना। मैं आपको सिर्फ यहां पर इतना सा ही क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपके अपने कर्म अच्छे हैं, ठीक है, तो आपके पार्टनर को सुख रहेगा।
ठीक है। और अगर आपके पार्टनर के कर्म अच्छे हैं तो आपको सुखी रहेगा। ठीक है। विजय जी, आपकी कुंडली के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आपके जो कर्म है, ये पहले हो गई, ये कर्मों की थ्योरी हो गई। ठीक है। क्योंकि कुंडली से अगर हम किसी इंसान के कर्म नहीं देख पाए तो कुंडली देखने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप उसका सुख नहीं देख पाए, जैसे आपके कर्म जितने अच्छे होंगे तो वो आपके कर्मों का सुख क्या है? आपकी अपनी पर्सनैलिटी। ठीक है ना। यही कारण है कि अगर कोई इंसान प्रोफेशनली एक्टिव रहता है, प्रोफेशनली मतलब जरूरी नहीं कोई काम कर रहा हो, किसी भी काम में एक्टिव होता है, तो उसकी अपनी पर्सनैलिटी डे बाय डे मैच्योर होती है। ठीक है ना। इसी तरह से आपके जो कर्म है, 7वां घर किसका होता है? पार्टनर का। 7वां घर पार्टनर का होता है। और 7वां घर जो होता है वो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज का भी होता है। ठीक है। मतलब कैसे आपको दुनिया देखती है, सोशल एक्टिविटीज, आप सोशली किस तरह से एक्टिव हो। ठीक है। तो आपका जो कर्म भाव है ये चौथे भाव का 7वां है। ठीक है। यानी कि आपके जो माता जी हैं, उनकी एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज या डे टू डे एक्टिविटीज, ये डिसाइड करेंगे कि आप आगे जाके कैसे कर्म करोगे। ठीक है। इसी तरह से आपकी जो सोशल एक्टिविटीज हैं वो आपका 7th हाउस हो गया। ठीक है। और आपके पार्टनर की जो सोशल एक्टिविटीज है वो आपके पार्टनर का सोशल वो हो गया। ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसे समझो बहुत सिंपल तरीके से कि अगर किसी के लगन में राहु है, ठीक है, और 7th भाव में वीनस है, ठीक है, तो जातक की अपनी सोशल एक्टिविटीज कैसी हो गई? अच्छी हो गई ना। अच्छी और होगी सर। जातक के पार्टनर की जो सोशल एक्टिविटीज है वो कैसी हो गई? उसमें राहु का इंपैक्ट आ गया, दोष आ गया। ठीक है। तो आप इस केंद्र भाव के थ्रू आप ये सामने वाले को देखो, हम बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर जो ना, आपका काम उसको प्रिडिक्शन देना नहीं है। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपका काम उसको सही गाइडेंस देना है। ठीक है। ताकि वो, क्योंकि देखो सॉल्यूशन तो आपके अपने पास है ना, कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, करना वाले आप हो। तो वही वो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये सॉल्यूशन कहां से आएगा, ये गाइडेंस आप उसको कैसे दे पाओगे। ठीक है ना। एक हो गया ये। इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो आप पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसी तरह से एक जो ना कर्म कुंडली बनती है, मैं भी आपको बताऊंगा कैसे बनती है। ठीक है। इसके 3 रूल है, पहले रूल के ऊपर आते हैं। एक जो है कर्म कुंडली बनती है, उसको कर्म कुंडली ऐसे समझिए कि मैंने नाम दिया है। ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। ठीक है। ये बताएगी कि आपके जीवन में कहां से कर्म जुड़ गया और क्या आपका जीवन किस मूल आधार पर घूमता रहेगा। ठीक है। वो कैसे, उसको देखने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप में से लगभग सभी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको अपना मून का नक्षत्र पता है ना। तो यस सर। जो आपका मून नक्षत्र है, ठीक है, मून नक्षत्र का जो स्वामी है वो जिस भी भाव में बैठा है, ठीक है, वो आपका कर्म क्षेत्र की कुंडली होगी। कर्म क्षेत्र मतलब आपका कार्मिक हो गया वहां से। ठीक है। हाँ, मैं इसके ऊपर भी बात करता हूं अभी, शिवांक जी। ठीक है। बीमारी के ऊपर भी, वो जो मैं अब बता रहा हूं इसी सूत्र से वो आगे जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये बन गई आपकी कर्म कुंडली। ठीक है। जैसे आप में से मेरे को कोई भी बताइए आपका मूल नक्षत्र क्या है।
रेवती सर। रेवती, उसका लॉर्ड कौन हो गया? मर्क्यूरी। मरकुरी। मरकुरी कहाँ बैठा है? 7वें में। 7वें घर में बैठा है ना, ठीक है। अब मरकरी जो है वो किस चीज का कारक है? कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, हम्म, एक्सप्रेशन, एडुकेशन, एजुकेशन, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट, ठीक है। और कहाँ बैठा है? 7वें में। 7वें में। तो एरिया ऑफ जो कंसर्न है वो क्या हो गया? पार्टनरशिप्स, डे टू डे एक्टिविटीज। पार्टनर हो गया ना। तो पार्टनर। पार्टनर को लेके कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, और एजुकेशन का सही उपयोग ना ले पाना, ये ठीक है। तो ये एरिया ऑफ कंसर्न है, ये आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, ठीक है। ये आपका कार्मिक थ्योरी होगी जो आप अपने पिछले जीवन से लेकर आए हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे को 27 नक्षत्र मिले हैं, ठीक है, तो 27 नक्षत्र में ऐसा नहीं है कि मेरा जन्म जो है एक नक्षत्र में हो गया, किसी और किसी का दूसरे में हो गया, किसी का तीसरे में हो गया। कहने का मतलब यह है कि कोई ना कुछ हर चीज का एक पर्पज है, ठीक है, कि आप क्या पर्पज लेके आए हो, वो पर्पज आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको रेक्टिफाई कर पाओगे, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ना, प्रारब्ध और संचित कर्म, आगामी कर्म, तो वो पता होना चाहिए, तभी तो आप उसको ठीक कर पाओगे, ठीक है। अब इसका लेकर एक स्टेप आगे जाते हैं। मेरी बात किसी को अगर नहीं अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ तो आप पूछ लीजिए, इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूंगा। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ जी, मैंने कहा कि आपकी कुंडली में जो भी मूल नक्षत्र, चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी होगा, वो आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठा है वो भाव आपको हमेशा अपने आसपास घुमाएगा। या तो वो भाव या उस नक्षत्र स्वामी के कारक, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप में से किसी का चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है वो शुक्र है, ठीक है। हो सकता है किसी ना किसी का हो, क्या पता कोई बता दे अभी, है ना। तो उसका जो नक्षत्र स्वामी मान लो किसी का शुक्र है, तो उसका एरिया ऑफ प्रॉब्लम, एरिया ऑफ सॉरो बेसिकली, ठीक है, वो क्या होगा? फाइनेंस, ठीक है। अगर वो मेल हुआ तो पार्टनर भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, ठीक है ना। अभी क्लियर हुआ? अब इसको थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना आपको? जी सर। ठीक है, चलिए। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, ठीक है, कुंडली का जो 8वां घर होता है, इसका साउंड बहुत ज्यादा आ रहा है, म्यूट कर दो। अरे वो क्या है वो? राजीव जी म्यूट कर लो एक बार प्लीज। चाबी मेरे पास वही है, ये चाबी नहीं i10 है 3536। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। कुंडली का जो 8वां भाव होता है उसको हम किस नजर से देखते हैं? हमेशा प्रॉब्लम, सही है ना, ठीक है। अब अगर यहां पर जो भी राशि होगी ये आपको बता देगी वो प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। मान लीजिए
यहां पर अग्नि तत्व राशि है, फायरी साइन है, तो जो जातक होगा उसकी प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड होगी? निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ आप आंख बंद कर बोल दीजिए, उसकी प्रॉब्लम डिजीज से रिलेटेड है। ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पर किसी को जल तत्व राशि मिली, ठीक है, उसका एरिया ऑफ कंसर्न खाली एक ही होगा और वो क्या है? फाइनेंस। उसको पैसे का प्रॉब्लम मिलेगा आपको हमेशा। ठीक है। अगर किसी का एयर एलिमेंट हुआ, एयर यानी कि वायु, वायु तत्व अगर राशि किसी की है तो वायु तत्व राशि में क्या प्रॉब्लम मिलेगी? वायु को देखो कभी कोई नहीं रोक सकता, ना उसकी कोई डायरेक्शन है, तो उसको मल्टीपल डायरेक्शन से प्रॉब्लम्स आएंगी। कभी फाइनेंस, कभी डिजीज, कभी फैमिली इश्यूज, कभी कुछ कभी कुछ। वो कहेगा बस मैं दुखी हो गया जीवन से। क्लियर हुआ? अब बताओ किसके अष्टम भाव में कौन सी राशि है? सर अर्थ साइन का। अर्थ साइन पे आते हैं, अभी इसको छोड़ा है ओके मैंने। ओके सर जेमिनाई। जेमिनाई। तो आपको तरह तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। मतलब ऐसा कुछ प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम्स तो फिर हर किसी के पास ही है नहीं, ना। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि देखो आपको हर चीज के लिए मर मर के काम करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसका आउटकम उतना नहीं है, वो देखो दोनों है ना। और मेरी किसी कर्क के राशि। अष्टम भाव में कर्क राशि है, तो कर्क राशि वालों के लिए क्या रहेगा? फाइनेंस। कर्क पैसा राशि में सर जमा नहीं कर कर्क पाता, राशि में सर महीने में इतना पैसा चंद्रमा, आता है, महीने चंद्रमा, चला। केतु और गुरु बैठे हुए हैं कर्क राशि नहीं, में। उसको बैठे रहने दो, अष्टम। अभी हम राशि के ऊपर बात कर रहे हैं, उसको बैठे रहने दो। जो जहां बैठा है बहुत अच्छा बैठा है। अगर वहां अष्टम भाव में जल तत्व राशि है, इसका बड़ा सिंपल सा और क्लियर सा मीनिंग है कि फाइनेंस जो है आपका कहां चला जाता है आपको पता नहीं चलता। यस सर। ठीक है। इसी तरह से अब जैसे उन्होंने बताया कि उनका जमिनाय साइन है, यानी कि मिथुन राशि है, वायु तत्व राशि है, इसका मतलब क्या हुआ? इनका वृश्चिक राशि का लगन हो गया, है ना। और वृश्चिक राशि जो है वो कहीं ना कहीं काल पुरुष के 8वें घर को दिखाती है, ठीक है ना। तो जीवन में जो है बहुत मिलेगा तो सब, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और क्या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो आप? नहीं सर, मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ। चलो बहुत ऑप्टिकल बढ़िया, कुछ। हाँ ठीक है। इसी तरह से अगर किसी की अ, कोई अग्नि तत्व वाला भी है क्या? चलिए कोई नहीं, ठीक है। और अगर किसी की पृथ्वी तत्व राशि हुई, यानी कि अर्थ एलिमेंट हुआ, नीलिमा, नीलिमा जी आपने कुछ कहना है क्या?
2-3 लोगों के हाथ खड़े हो रखे हैं। हाँ जी नीलिमा जी बताइए, कुछ कहना है तो। सर मैं तेलुगु क्या कह रहे हो? तेलुगु लैंग्वेज तेलुगु लैंग्वेज नहीं, नो तेलुगु, इधर इंग्लिश और हिंदी। हेलो सर। हेलो जी। हेलो सर। हाँ जी बताइए। हाँ अनीशा जी बोलिए। हाँ सर, मुझे कुछ आपसे क्वेश्चन करना है, सवाल पूछना है। अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड सवाल है तो आप करो। सर एक्चुअली मेरा आधा सेक्शन निकल गया, मेरे को ज्वाइंट ही नहीं हो रहा था। मैंने वापस मैडम मोना मैडम को फोन किया तो अच्छा मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक, आप मुझे बोलिए। कोई बात नहीं, अभी जो है सेशन थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं इसके रूल नंबर 2 पे। पहला रूल हमारा क्या हो गया? पहला रूल हो गया हमारा, स्क्रीन हो रही है ना मेरी शेयर? जी सर। ठीक है। पहला क्या हुआ कि मूल नक्षत्र स्वामी की प्लेसमेंट, ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या हो गया? आपके लगन से, एक सेकेंड, चलो जी। 10th लॉर्ड फ्रॉम लग्ना। सर स्क्रीन विजिबल नहीं है क्योंकि सर अनीशा हाँ शेयर कर रही है अपनी स्क्रीन। निशा क्यों शेयर कर रही है? सर स्क्रीन नहीं दिखाई रही है। आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है, दिखेगी कहां से? आप पहले स्टॉप शेयर करो। समझ नहीं आ रहा है। अच्छा कोई कर दो, मोहित आप हो क्या यहाँ पे? इनको एक बार प्रेजेंटेशन इनकी बंद करा दो। सर आपका कुछ स्क्रीन नहीं दिख रहा है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको अभी? मुझे तो नहीं दिख रही है। हेलो मोहित। अरे एक बार ये अनीशा जी ने स्क्रीन शेयर कर दी है, गलती से इनको थोड़ा सा गाइड करके इसको बंद करा दो। मेरी स्क्रीन इस चक्कर में शेयर नहीं हो पा रही है। हाँ कुछ तो बाय मिस्टेक हो गया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में हुआ था। आप अनीशा जी एक काम कीजिए ना, आप एग्जिट करके इमीडिएटली दोबारा से रीज्वाइन कीजिए। वापस होगा सर? हाँ हाँ 100। ओके सर, एक सेकेंड। हाँ कर दिया सर, कर दिया। ये इंडियन जुगाड़ सबसे अच्छा है। चलिए अभी मेरी स्क्रीन शेयर हो गई ना? जी सर। जी। चलिए 10th लॉर्ड फ्रॉम लग्ना, ये रूल नंबर 2 है।
ये देखो कौन है, ठीक है। इसके बाद में देखो ये कहां पर बैठा है, तो हम क्या बोलेंगे, प्लेसमेंट ऑफ 10th लॉर्ड फ्रॉम मून नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है। चंद्रमा का नक्षत्र का स्वामी जहां पर भी बैठा है वहां से आपके लगन से 10वें के घर का लॉर्ड कहां बैठा है, आप ये देखो। मतलब सर जो मून के नक्षत्र का लॉर्ड है उससे 10th ना? नहीं नहीं, आपके चंद्रमा से नक्षत्र, अभी मैं बताता हूं आपको, रुको। ओके। मैं अपनी जो है एक हॉरोस्कोप में आपको इसको गाइड करता हूं। बराज है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो गई ना मेरी? जी सर। ठीक है, अब देखो ये आज की कुंडली है, ये अभी आज ही की डेट की है, जस्ट अभी जो मैंने टाइम चल रहा है उसको बताया, ठीक है। अब इस कुंडली को अगर आप देखोगे तो इसमें चंद्रमा का जो नक्षत्र स्वामी है वो क्या है, बुध, ठीक है। ज्येष्ठा नक्षत्र है ना, तो बुध कहां बैठा है, लगन से 6ठे भाव में, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा रूल नंबर 1, इसकी प्लेसमेंट हमने चेक कर ली। अब हमने क्या देखना है, लगन से 10वें भाव का लॉर्ड कहां पर बैठा है, ठीक है। तो यहां से लगन से 10वें भाव का लॉर्ड कौन है, शुक्र। शुक्र कहां बैठा है, यहां पे, ठीक है, 7th हाउस में, ठीक है। अब आप देखोगे अगर तो आपका जो नक्षत्र लॉर्ड के स्वामी है वहां से ये 2nd भाव में बैठा है, ठीक है। तो जातक की जो भी प्रॉब्लम होगी ना जीवन में वो 2 होंगी, एक आपका डिजीज, डेट, लिटिगेशन और पार्टनर। आपको और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं आपको, इसने कुछ कहा, पल्लवी जी, पल्लवी जी आपने हैंड रेज किया, कोई नहीं। अब जैसे देखो ये एक हॉरोस्कोप है, इसमें चंद्रमा का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो कौन है, मूल, यानी कि केतु। केतु कहां बैठा है, 9वें भाव में। तो जातक का जो जीवन है किसमें घूमेगा ज्यादातर, भविष्य की चिंता में, ठीक जी है। सर।
अब यहां से जो दशम भाव का लॉर्ड है वो कौन है? बुध। मर्क्यूरी। हाँ कहां पर बैठा है? दशम भाव में। ठीक है, किसके साथ बैठा है? नवम भाव के लॉर्ड के साथ, यानी कि अगर हम इसको लगन भी मान ले तो वहां से 12वें घर के लॉर्ड के साथ। ठीक है, जी। तो इस जातक को जो भी प्रॉब्लम है भविष्य से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड, भाग्य हमेशा इसके लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न रहेगा, पहला। दूसरा, ये अपने परिवार की वजह से फाइनेंशियल डेट में है। ठीक है, ये जो है अपने फादर इन लॉ के कारण आज की डेट में करोड़ों के कर्जे में है। हमें अभी और कहीं पे जाना ही नहीं, बहुत डिटेल के अंदर अंदर। ठीक है, और पहला, इसी तरह से मैंने आपको एक और अभी जो सूत्र दिया था वो क्या था कि 8वें घर में जो भी राशि होगी वो क्या बताएगी कि आपको प्रॉब्लम आ कहां से रही है। जी सर। ठीक है ना, वो प्रॉब्लम आ रही है डिजीज से। ठीक है, कोई सवाल किसी का? सर अर्थ साइन का नहीं बताया आपने। अच्छा, अर्थ साइन रह गया, आपने अच्छा याद दिला दिया, कोई बात नहीं। देखिए, अर्थ एलिमेंट जो होता है ना वो मटेरियलिस्टिक दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति का अष्टम भाव अर्धी साइन में आ जाएगा, ठीक है, यानी कि पृथ्वी तत्व राशि अगर वहां आ जाएगी तो उस व्यक्ति को जीवन में हमेशा मटेरियलिस्टिक यानी कि हर तरह का भोग उसको चाहिए, और उसका एरिया ऑफ कंसर्न सिर्फ वही है। ठीक है, बेसिकली अष्टम भाव देखो एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी बोला जाता है, प्रॉब्लम्स बोला जाता है, और अकल्ट के जितने भी मेजर से मेजर जो रूल हैं, जितनी जो गहराई है, जो सीक्रेट्स हैं, वो सारे के सारे अष्टम भाव से आते हैं। ठीक है ना, तो मैंने आपको क्या किया, मैंने आपको डॉक्टर बना दिया। डॉक्टर का काम क्या होता है? स्टेथोस्कोप लगाकर बीमारी को पकड़ना। अब आपके हाथ में स्टेथोस्कोप नहीं है, लेकिन आपके पास में उसका लगन है। ठीक है ना, तो वही आपके लिए स्टेथोस्कोप का काम करेगा। ठीक है ना, किसी का कोई सवाल है तो आप पूछो, फिर एक उसमें आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सर मुझे ये कंफर्म करना था कि जब हमने डिस्टेंस चेक किया 10th के लॉर्ड का मून नक्षत्र के लॉर्ड से, तो हम उसको बताएंगे कैसे? जैसे क्या बताएंगे? जैसे अगर 6 अब मुझे एक बात बताओ, आपका सूर्य जो है मरकरी से कहाँ बैठा है? सर 6th में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, सो 12। 6th हाउस में बैठा है, मतलब 12th हो गया है ना। हाँ। तो वो बैठा कहाँ? छठे भाव में, हाँ है ना। लगन से छठा भाव हो गया, और आपके मूल नक्षत्र से 12वां भाव हो गया। हो गया। हाँ ठीक है ना, तो आपको जो है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आएगी जीवन में किसी भी चीज में, तो वो अपने उसमें आप समझो कि कार्मिक जीवन में स्टेबिलिटी को लेकर आपको इश्यू रहेगा, या दूसरे शब्दों में आप ऐसे समझ लो कि आपको जो है ना, आप मल्टी टैलेंटेड होगे। अभी तो मेरे हिसाब से आपकी एज भी ज्यादा नहीं है, बट अभी भी आप मल्टी टैलेंटेड होगे, लेकिन आपको उसका यूज करना नहीं आएगा। ओके। सर आपकी आवाज ठीक है। कट रही है। सभी को मेरी आवाज गड़बड़ लग रही है क्या? नहीं सर, सही है एकदम। नहीं सर। नहीं सर सही है। सही है ना, ठीक है ना। तो नेटवर्क इशू होगा उनके साइड, हाँ जी, नेटवर्क इशू होगा उनके साइड, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। हाँ नहीं, कैसा इशू होगा? अच्छा, नेटवर्क नेटवर्क इशू। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी तक देखो हमने जितनी भी चीजों को पकड़ा है ना वो बिल्कुल रूटेड है।
जब तक हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी, आप ऊपर जितना मर्जी आगे तक चले जाइए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है ना? जैसे आप अगर वर्ग कुंडली पे भी चले जाओगे, आप नक्षत्र में उप नक्षत्रों पे भी चले जाओगे, लेकिन आपकी फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगी, तो आप प्रिडिक्शन में कहां से पहुंचोगे? वो गोल गोल घूम के रह जाओगे। ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे पास में ना चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ये 3 तरह की राशियां होती हैं, है ना? अगर इनमें से जो राशि आपकी जहां भी जिस भाव में पड़ रही है ना, वो अपना नेचर वहां पे पूरी तरह से दे देगी। ठीक है? इसको और आगे क्लियर करूं, थोड़ा सा इलेबोरेट करूं? यस सर। ठीक है। आपका लगन क्या है श्रुति जी, आप बताओ। मेरा लग्न शुक्र है। मैं शुक्र लग्न है मेरा, बट मेरा फर्स्ट हाउस एम्प्टी है, उसका लॉर्ड नहीं, लिब्रा राशि पूछ रहा हूँ। लगन में राशि कौन सी है? लिब्रा लिब्रा, तुला राशि है ना? जी। ठीक है। तो अब आप देखो कि तुला राशि के हिसाब से अगर आप चलोगे, तो आपके सेकंड हाउस में जो राशि आई वो कौन सी होगी? स्थिर राशि होगी ना, फिक्स, है ना? स्थिर राशि वहां पे आ गई। तो स्थिर राशि के दूसरे घर में आने का मतलब क्या हो गया? धन, कुटुंब और वाणी, वहां पे स्थिरता आ गई। ठीक है? आप उसको कितना ही हिलाने की कोशिश कर लो, वो हिल के राजी नहीं होगा। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली मैं लेफ्ट, मेरा मिस्टेकनली कट हो गया था, तो आप प्लीज रिपीट कर देंगे एक बार फिर से? मैंने कहा कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके स्थिर राशि जो है दूसरे भाव में आ गई। वृश्चिक राशि स्थिर राशि होती है ना? जी सर। ठीक है। और स्थिर राशि कहाँ आई? एकादश भाव में आई, 11वें घर में आई, सिंह राशि। यस सर। ठीक है। तो स्थिर राशि का मतलब क्या हो गया? स्थिरता। ठीक है। तो अगर हम एकादश भाव हमारे को क्या देता है? लाभ भाव है, हमारे फ्रेंड्स का भाव है। ठीक है। तो वहां पर हमेशा स्थिरता रहेगी। आप बहुत मेहनत करोगे तो भी आपका लाभ जो है ना वो बढ़ेगा नहीं। ऐसे ही आपका कुटुंब भाव, धन, कुटुंब और वाणी। ठीक है। तो आप कई बार अपने शब्दों में ऐसा मिठास डाल दोगे, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। जी ठीक है। सर। हाँ, हो जाता है ऐसा। हाँ, ठीक है ना? और अब द्विस्वभाव कहां कहां आ गया? थर्ड हाउस में आ गया, है ना? तीसरे भाव में द्विस्वभाव आ गया, 12वें भाव में द्विस्वभाव आ गया, है ना? और कहाँ आया? तो 6th हाउस में भी आया ना? हाँ, 6th हाउस में भी आ गया। ठीक है। तो द्विस्वभाव का मतलब क्या है? दोनों तरफ से, मल्टीपल। ठीक है। तो अगर आप तीसरे भाव के जो भी कारक होते हैं उसको पकड़कर चलोगे तो वहां मल्टीपल रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। 12वें भाव में जो कारक होते हैं वहां पे आपको मल्टीपल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो किसी का मिथुन लगन है, जेमिनाई। ठीक है। सेकेंड हाउस में चर राशि आ गई। ठीक है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर किसी का जेमिनाई असेंडेंट है, यानी कि मिथुन लग्न है, ठीक है, और वहां पर चर राशि अगर आ गई उनके दूसरे घर में, ये
एड़ी चोटी का जोर लगा लें, पैसे जमा नहीं कर सकते। ठीक है ना। और आप इसी मेथड से जो ना एक चीज और निकाल सकते हो, आपके 10वें भाव में जो राशि आ जाएगी, आपका पैशन वही है। ठीक है, कर्म भाव मतलब जैसे मिथुन लगन वालों को गुरु बनना पसंद है, टीचिंग प्रीचिंग गुरु वाले काम वो करेंगे ही करेंगे। ठीक है, जैसे वृश्चिक लगन वाले हैं, उनको फेमस होना है, वो अपने जीवन में जो भी एक्टिविटी करेंगे फेमस होने के लिए करेंगे, कि उनको, और उनसे कोई भी काम कराना है, आप अप्रिशिएट कर दो, वो फट से कर देंगे। कोई सवाल? सर धनु लगन वाली। धनु लगन में देखो द्विस्वभाव राशि आ गई ना 10वें भाव में। ठीक है, पहली बात, धनु लगन के हिसाब से अगर आप वहां पे जाओगे, सबसे पहले तो अष्टम भाव को पकड़ो। अष्टम भाव में कर्क राशि आ गई, पैसे का प्रॉब्लम। ठीक है, सेकंड हाउस में चर राशि आ गई। ठीक है, तो आपके दिमाग में हमेशा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको जो फेस होगी ना, वो ये होगी कि मुझे अपने पैसे पसंद है, अपना ही कमाना है। यस सर, यस सर। फिर 10वें भाव में कौन आ गया? मरकरी आ गया, है ना, कन्या राशि आ गई ना। तो बुध के आने का मतलब क्या है कि आप स्किल बेस्ड काम करना पसंद करोगे, आप जो है किसी भी तरह से कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड में जुड़ना पसंद करोगे, इस तरह की चीजें उसमें रहेंगी। और द्विस्वभाव राशि आ गई तो यानी कि आप मल्टी टैलेंटेड हो, आप एक बारी में 2 काम कर सकते हो, करते भी होगे हो सकता है। यस सर, करते हैं। ठीक है ना। तो अभी तो हमें देखो ग्रह पता ही नहीं है, जब आप सोचो कि जब आप ग्रह लगाना शुरू करोगे तो आप कुंडली में कितना ज्यादा गहराई तक जा सकते हो, वो तो आप सोच भी नहीं सकते। सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकाल दो कि ये ग्रह वहां का स्वामी होके वहां बैठा है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में जब जब ये रखोगे ना, आप किसी भी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूं, अब इसको आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे वो मुझे बताना। अब बताओ, ये कुंडली के बारे में कोई कुछ बता सकता है? कोई तो कुछ बोलो। सर इमोशंस का बता सकते हैं, स्कॉर्पियन में अगर मून है तो डेबिलिटेट होगी। लगन के बारे में क्या बता सकते हो? लगन के बारे में ये बता सकते हैं कि अगर लियो असेंडेंट सबसे पहले, तो काफी ज्यादा किंग जैसा डोमिनेंट नेचर होगा, अथॉरिटेटिव नेचर होगा। सूर्य भी वही है तो डेफिनेटली होगा, और सूर्य के पास इतने सारे ग्रह आ गए तो सूर्य क्वालिटीज भी उन ग्रह की अपने उस नेचर में निकालेंगे। तो जैसे क्या? जैसे कि हो सकता है कि जब ये इंसान बात करने की किसी से कोशिश करे या कम्युनिकेशन करे, क्योंकि मरकरी बहुत ज्यादा क्लोज है, तो बहुत ही एरोगेंट साउंड करे, भले इसका मतलब भी ना हो वो, बट फिर भी ऐसा सामने वाले को लगे कि ये बहुत ही ईगो में आके बात कर रहा है, ऐसा हो सकता है, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। मरकरी ईगो ईगो देगा मरकरी क्या? नहीं नहीं, सन सन देगा सर, सन। अच्छा ठीक है, नहीं देखो आप उस डायरेक्शन में मत जाओ। अच्छा, और कोई इनपुट देना चाहेगा दूसरा कोई? तो इम्पल्सिव होगा क्योंकि मंगल भी लियो साइन में आ गया है। अग्रेसिव इम्पल्सिव पर्सन। ऐसा हो सकता है।
भाई देखो, पहले तो आप राशि को देखो, राशि फिक्स हो गई तो जीवन में जो भी होगा फिक्स रहेगा। बेसिकली फिक्स रहने का मतलब पता है क्या होता है? मेरे कहने का मतलब वो ये कि आप या तो किसी भी तरह के चेंज को अडॉप्ट करने को तैयार नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आप इसको ऐसे समझो, जिस टाइम पे ना 90s के टाइम पे जब मैनुअल से काम कंप्यूटराइज होने लग गया था, तो सरकारी विभागों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी उसको अडॉप्ट करने में, क्योंकि सबका सूर्य तेज है, सब सरकारी है, ठीक है ना। तो जहां पे भी फिक्स राशि आ जाएगी वो उस चीज को अडॉप्ट करने में बड़ा इश्यू आएगा, ठीक है, पहला। दूसरी चीज, द्विस्वभाव राशि इनके सेकंड हाउस में आ गई, यानी कि कुटुंब में जो है बड़ा कुटुंब हो गया, पहली बात। दूसरी बात, मल्टीपल जो है फाइनेंस को लेके, ठीक है ना। तो ऐसे जो है पहले हॉरोस्कोप को पकड़ना स्टार्ट करो। अब जहां तक देखो इम्पल्सिव उसकी बात करी जाए ना, तो देखो गुरु सूर्य मंगल एक साथ बैठ गए, हो सकता है बिल्कुल हो इम्पल्सिव हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही ना हो, जो भी चीज हो उसके अंदर हो, बाहर वो दिखाई ना पाए। हो सकता है ना ऐसा। जी सर। यहां पर आपका वो आ गया, जल तत्व राशि अष्टम भाव में, चंद्रमा का नक्षत्र कौन है? शनि। शनि कहाँ बैठ गए? छठे घर में, ठीक है। और काल पुरुष का 10वां घर जो होता है वो अपने आप में ही, 10वीं राशि जो होती है वो अपने आप में ही कर्म को जोड़ देती है। तो दोनों चीजें जुड़ गई यहाँ पे, तो कंट्रोवर्सी में ही फंसा रह जाएगा ये जब तक, और तो कुछ क्या ही कर सकते हैं। सर नॉर्मली जो ऐसे इतने सारे प्लैनेट्स एक घर में होते हैं, उनका क्या मतलब, किस तरीके से हाउ टू गो अबाउट इट? हाँ, जो मतलब खिचड़ी बनी हुई होती है घर में, यही कहना चाहते हो आप? जी। नहीं देखो, इसको इसको आप एक एक करके चलो, समझे। जैसे एक लाइन में सारे प्लैनेट्स को रख दो, ठीक है, और जिस भी प्लेनेट के बारे में आप बोलना चाहते हो ना, उसके साथ बाकी प्लैनेट्स को जोड़ दो। मैंने कहा ना, जैसे आपको सबसे पहले यहां से दिमाग से क्या निकालना पड़ेगा कि ये प्लेनेट लगन में बैठा है यहाँ का स्वामी होके, ठीक है। क्योंकि अभी तक आपने ऐसा पढ़ा होगा कि लगन में बैठा ग्रह जो होता है वो बिना दशा अंतर्दशा के भी काम करता है, ठीक है। तो अगर ये इतने सारे ग्रह लगन में बैठ गए तो इनको दशा अंतर्दशा की जरूरत ही नहीं है, ये तो आदमी को वैसे ही बावला करके रखेंगे, है कि नहीं। तो इसको सिंपल करो। जब आपको दिख रहा है ना कि एक धागे से धागे जुड़े हुए हैं, तो आप पहले एक छोर पकड़ लो और उसके बाद में उसको पकड़ पकड़ के चलो। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं आपको ना छोटा सा एक और वो बता देता हूं। अभी तक आपने पढ़ा होगा भाव, भावेश और कारक, बेसिक में ही बताते ना। सबसे पहले भाव को देखो, फिर उसका भावेश कहाँ बैठा है उसको देखो, है ना, और फिर उस भाव का कारक कौन है उसको देखो, ठीक है। आप ये थ्योरी को थोड़ा सा उल्टा कर दो, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि जिस भी इंसान ने, जब जैसे क्या होता ना, जितने भी जो प्रिंसिपल जो भी निकले हुए हैं भरत पराशर होरा शास्त्र से, श्री ऋषि पराशर जी ने जितने भी लिखे थे संस्कृत में लिखे थे, ठीक है। और संस्कृत की एक ऐसी खासियत है कि जिसको भी क्या बोलते हैं वो करना आता होगा, संस्कृत का अनुवाद, ठीक है, वो उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको बहुत अच्छा इंटरप्रिटेशन करना है तो आप खुद भी थोड़ा सा संस्कृत की तरफ अपना रुझान लेके जाओ, ताकि किसी और की कही भी बात पे आपको यकीन करने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं ये ऐसा ही होगा। इसी तरह से दूसरी चीज क्या, कि आप
जो है ना, एक और छोटा सा काम करो, आप कारक को पहले पकड़ो। जैसे अगर इस कुंडली को पकड़े हम, ठीक है, तो अगर हमने सूर्य के बारे में जानना है, ठीक है, सूर्य किसका कारक होता है? प्रोफेशन, फादर। फादर। प्रोफेशन का नहीं होता। ओके, फादर। प्रोफेशन का कारक तो हाँ आपकी कॉन्फिडेंस का कुंडली में होता जरूर, है। ठीक है ना। प्रोफेशन का कारक आपकी कुंडली में हो सकता है क्योंकि सिंह राशि आपके 10th हाउस में आएगी, लेकिन कर्म कारक तो शनि ही होता है, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे समझो, छोटा सा सिंपल तरीके से, वो ये कारक को पहले पकड़ो। सूर्य एक पिता का कारक हो गया, ठीक है। अब सूर्य के साथ में कौन है? मरकरी। फादर कैसे हो गए? इंटेलिजेंट, एजुकेटेड। मरकरी उसके साथ में कौन है? शुक्र। तो फादर कैसे होंगे? फाइनेंशियली वेल। सूर्य के साथ कौन है? गुरु। तो फादर रिलीजियस भी होंगे, ठीक है। और सूर्य के साथ कौन है? मंगल। तो फादर के पास प्रॉपर्टी भी होगी, फादर गुस्से वाले भी होंगे, और फादर का एक्सीडेंट या ऑपरेशन भी हो सकता है, ठीक है। इतना आसान होता है, देखो। मतलब ये तो सर ठीक है, लेकिन जैसे नॉर्मली जब लोग आते हैं ना, तो उनको ये नहीं जानना होता कि उनके फादर कैसे होंगे या कैसे हैं। वो नॉर्मली आते हैं कि भाई जिंदगी में ऐसे चल रहा है, बताओ क्या है। और फिर 5 प्लैनेट्स या 3 से ज्यादा जितने आप भी पहले बताओ ना, उसके जीवन में क्या चल रहा है, आप पहले उसको बताओ, उसके पूछने से पहले। हाँ, उसके 8वें घर में देखो कौन सी राशि है, बस उसको बताओ, भैया आप इसलिए आई हो क्या। तो सर अगर और चंद्रमा को इतने सारे प्लैनेट्स अगर एक घर में हो गए, तो इसका मेजर कार्मा ये दिखा रहा है कि इस घर से रिलेटेड है। अगर किसी के लगन में इतने सारे ग्रह बैठ गए ना, हाँ, देखो बहुत सिंपल सी बात ये है कि जब जितने ज्यादा प्लेनेट जिस हाउस में बैठ जाते हैं ना, वो उस हाउस को हमेशा अप्स एंड डाउन्स में रखते हैं, ठीक है। तो अब उस इंसान की कंफ्यूजन कहाँ पे होगी? उस जगह पे। हाँ, खुद को लेके होगी, अगर लगन में आ गया तो, ठीक है। ठीक है ना। तो अगर कोई आएगा भी तो आप उसको बोलोगे साफ साफ कि भैया अपनी पहले अपनी अंदर की जो जंग है ना उससे बाहर निकलो, तभी आप दूसरों को अपने जीवन में कुछ और अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना। जी सर, थैंक यू। ऐसे और सर अगर 11th हाउस में हो तो उसका अप्स एंड डाउन्स कहाँ पे आ गया? प्रोफेशन पे, नहीं, कमाने पे। अपने लाभ लाभ में आ अच्छा, गया ना। लाभ में आ गया। लाभ में आ गया, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स में आ गया। सूर्य शनि और मर्क्यूरी साथ में है 11th हाउस में, और धन लग्न है। तो अच्छी बात है ना, ये तो शनि तो उच्च का हो गया ना आपका, जी, पर है ना। फिर भी हमेशा मतलब लक साथ नहीं देता है, मतलब देयर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, अप्स एंड डाउन्स। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लगता है कि लक साथ नहीं देता है आपके, क्योंकि मन में पहले ही बहुत सारी आपने अपने आप को सबसे, आप समझो एक ग्रह उच्च का है, एक नीच का है, जी जी। तो आप सिर्फ और सिर्फ हर चीज में ना अपने आप को साबित करने में लगे हुए हो, यस, ठीक है। एब्सोल्युटली राइट। तो आपको हमेशा ऐसे ही लगेगा कि भाई मेरा लक साथ नहीं दे रहा। हाँ, कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन लगता है, ऐसा लगता है कि हमेशा के इससे बेटर कुछ कर सकती थी, इससे बेटर कुछ कर सकती थी, मतलब अपने आप से थोड़ा डिससेटिस्फाइड। हाँ, तो पहले आपको अपनी छवि अपने आप के लिए ठीक करनी पड़ेगी, तो बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है। जी। बाकी अब देखो, हम लोग जो है एक कोर्स करेंगे आगे, तो और टोटल वो जो कोर्स होगा वो प्रिडिक्शन के ऊपर ही होगा। इसके अंदर हम जितने भी एरियाज हैं प्रिडिक्शंस के, एजुकेशन हुआ, प्रोफेशन हुआ, मैरिज हुआ, ठीक है, एक एक चीज को हम पूरा टॉपिक वाइज कवर करेंगे, ठीक है। तो बाकी की डिटेल जो है आपको सागा वाले देंगे, तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो उसको कोर्स को ज्वाइन करिए और अपनी प्रिडिक्शन को और फाइन कीजिए। सर कोर्स का ठीक है ना? प्राइस क्या रहेगा?
वो भी अभी आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है ना। ये कौन बोला? नितेश पाठक। थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कर पाएंगे? हाँ, स्टॉक मार्केट में आप ऑलरेडी अगर आए हो तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके प्लेनेट चाह रहे थे, बट स्टॉक मार्केट कभी भी दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। अगर होगी तो फिर आप नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। बाकी फिर नेक्स्ट उसमें मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। स्टॉक मार्केट के लिए नवीन जी 5th हाउस देखना आप। ठीक है।